जय हिंद सर। सर जय हिंद। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके तो भांजे ने फाड़ दिया। मतलब टॉपर है बंदा। क्या कुछ बताया थैंक यू। उसने? थैंक यू सो मच सर। उससे मेरी बात हुई थी और उससे पहले भी है, इनफैक्ट एनडीए के रिजल्ट से पहले भी जब वो उससे बात हुई थी, जब वो उनसे गाइडेंस लेता अप्रोच लेता था, तो उसका यही कहना था कि उसने जो तैयारी की थी उसने बस अपने 12th को लेके की थी सर। 12th के ऊपर में फोकस था, जेई की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो था। लेकिन हाँ, जो अपनी जो सारी एनर्जी थी वो 12th में लगाई उसने, जिसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आए उसको बड़ी इजिली उसने अटेम्प्ट कर दिया। जिनको आपने अभी देखा उनका नाम है अनीश पाठक। अनीश पाठक सर एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने इंग्लिश को इतना सिंपल बना रखा है कि द पीपल लव हिम इन एनडीए क्लासेस, और ये अकेडमी भी लेते हैं। और खास बात यह है कि डिफेंस फतेह नाम का एक कोर्स भी इनका आ रहा है। अनीश पाठक सर आपको ना सारा समझाएंगे कि इंग्लिश को करना कैसे। समझिए, आपका यहां पर टाइम इसमें जाने वाला है कि मैं खुद से पेपर की तैयारी कैसे करूं। पूरा का पूरा इंग्लिश। और इंग्लिश में अगर आप सोच के देखिए, मैं आपको एक मैथ्स बता रहा हूं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप किसी तरह इंग्लिश में 120 नंबर ले आओ, क्लियर है? आप सिर्फ साइंस करो और 150 नंबर ले आओ, कितना बेटा? 270। फिर मैथ में सिर्फ 150 ले आओ, टोटल बेटा 420, एंड दैट्स इट, योर एग्जाम इज क्लियर। एंड ही इज दैट गुड कि 120 तो आपके आराम से आ जाएंगे। और 120 इंग्लिश में कुछ नहीं होता। 200 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का, और आप सिर्फ 120 ला रहे हो, कुछ भी नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर लिसन टू हिज वर्ड वेरी केयरफुली। एंड अगर इनका बैच डिफेंस फतेह पे ज्वाइन करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है विद 25% ऑफ डिस्काउंट। आपको सिर्फ कूपन यूज करना है और गोल्ड कॉइन, ठीक है? और अब मुलाकात करते हैं अनीश पाठक सर से। आप इंग्लिश के टीचर, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। बच्चों का मानना होता है कि इंग्लिश की ना हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मेरा पर्सनली मानना है कि एनडीए निकालने के तीन ही तरीके, मतलब सॉरी एक ही तरीका है। एक तरीके में 3 सब्जेक्ट आते हैं, पहला है मैथ्स, दूसरा साइंस एंड तीसरा इंग्लिश। मैथ्स में आप 100 मार्क्स लेकर आ रहे हो, और फिर साइंस में 150, और इंग्लिश में आप 150 के आसपास ला रहे हो, तो आराम से 420 का स्कोर बैठेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और वो बहुत अच्छा स्कोर है, इट्स अ मेरिट, मेरिट पार। एग्जैक्टली सर। और वो पीसी वाला कोई भी बच्चा कर सकता है, इट्स अ मैजिकल। बट सर मैक्सिमम का ये मानना होता है इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। आपका ये मानना, आप तो इंग्लिश के टीचर हैं, 45 डेज बचे हैं सर। 45 डेज बचे हैं। देखिए होता क्या चीज है कि सर, अगर हम 45 डेज को अगर टारगेट करें, तो अगर मैं बात बोलूं वोकैब की, इंग्लिश ग्रामर की, हमारे पेपर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है सर। एक होता है हमारा ग्रामर, फिर वोकैब, और तीसरा मैं रीडिंग स्किल मान के चलता हूं, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्किल अगर आपकी डेवलप है, तो कॉम्प्रहेंशंस और पैरा जंबल जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आपके रीडिंग स्किल के अंदर फॉलो होते हैं, बड़े इजीली आप उनको कर सकते हो सर। बच्चा अगर थोड़ा सा, अगर कुछ भी, अगर हाफ एन आवर अगर टाइम अगर स्पेंड करे कुछ ना कुछ रीड करने के लिए, तो बड़े इजीली जो जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस या कॉम्प्रहेंशन को इजीली वो बना सकता है। 10 क्वेश्चन हो गए बड़े आराम से सर। हाँ। क्योंकि वो अगर अगर सपोज, जैसे कि अगर हम लोग बात भी करते हैं, हम लोग बहुत बार गाइड करते हैं बच्चों को कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो आप लोग, और बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक चीज हमें ये भी देखना चाहिए कि सर, कि अगर हमारे वोकैब के जो क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल 50-60% वो वोकैब के वर्ड्स होते हैं जो कि उस टाइम पे करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलूँ स्टेटस क्वो, ये इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उस टाइम पे स्टेटस क्वो जो वर्ड था वो बहुत बार कॉम्पिटेटिव में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। फिर एक वर्ड आया था प्लेथोरा, अलग अलग कॉम्पिटेटिव में। तो जो करंट अफेयर्स के जो वर्ड्स होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो बच्चा अगर वहां से करता तो वो क्या वो इंप्रूव हो जाएगा सर उसका। रही बात ग्रामर के सेक्शन में, तो बच्चा ग्रामर में होता क्या चीज सर, देखिए ग्रामर, मैं तो बोलता हूँ कि ग्रामर आप पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, डीप तक पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जब आपको उसमें लिटरेचर करना हो, अगर आपको उसमें ग्रेजुएशन करनी हो। आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है, 45 डेज का टाइम है, उसमें हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करना है। तो ग्रामर में कितना क्या पढ़ना है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सर। सिलेक्टेड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन रीडिंग के हैं, जो मतलब आप कुछ भी पढ़ के मत जाओ, 4-5 तो करके ही आओगे आप। वर्स से वर्स बच्चा करके आएगा। बिल्कुल सर। ये रीडिंग स्किल, जो ये जंबल सेंटेंसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के, यहाँ पे बच्चे को मैं तो बताता हूँ कि अगर आपकी वोकैब भी अगर वीक है, अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस अगर आपने एक लॉजिक अगर बिल्ड कर दिया कि हाँ, मुझे नहीं पता कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा एंड किससे होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेटर के बाद देन ही आएगा, इतना तो मेरे को लॉजिक क्लियर है, तो मैं बड़े आसानी से इस तरह क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूं। और ये बड़े आराम से 10 में से 6 क्वेश्चंस होते हैं सर। ये मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है 10 में 6 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 10 में 6 क्वेश्चन करो, आगे 4 क्वेश्चन को नहीं करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्किंग दे सकते हैं ये, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सर कि अगर बच्चे, क्योंकि देखिए होता क्या चीज है सर कि बच्चा बार बार मानता है कि उसकी इंग्लिश वीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि उसकी इंग्लिश वीक नहीं होती है, क्योंकि अगर वीक होती तो वो तो 10th पास भी नहीं करता।
लेकिन वो अपने आप को जो लेवल एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इंग्लिश एक इमोशंस के साथ जुड़ जाता है, और वहां पे वो मीट नहीं कर पाता, तो समझता है कि उसको इंग्लिश ही नहीं आती है। और हम इसी चीज को हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, इसी चीज के लिए गाइड करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन बस थोड़ा सा अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो अभी 45 डेज हैं एंड सरों में अभी जब डिस्कस कर रहे थे कि आप पूरा सिलेबस बच्चा करने बैठेगा तो हो नहीं सकता। बट यार हमें एक बात की भी समझ है कि 20 जो क्वेश्चन है ना वो कोई भी कर सकता है। सर भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ अनअकैडमी, दोनों। यू हैव 2 ऑप्शंस, और हम दोनों का ही ये मानना है कि वो 20 क्वेश्चन में इंसान 8 तो करेगा, चलो उससे भी वर्ष 5 तो करेगा। ग्रामर भी नहीं आती, पर सबसे बड़ा बेड़ा गर्क होता है आपका वोकैब फ्रेज में, या तो आता है या तो नहीं आता। एंड दैट उसका ना 30 क्वेश्चन का है, 30 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर। सर ये कैसे हो सकता है? आप तो खाली 160 कराते हो वर्ड्स, मैं तो 700 कराता हूँ सर। आप पता है कैसे कर रहे हो सब 160 वर्ड्स में? देखिए 160 वर्ड्स में जो अप्रोच होता है उसमें ये होता है कि सर मेरे पास में एक वर्ड है, उस वर्ड का मैं इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग है, उसके 4 एंटोनियम्स और 4 सिनोनियम्स। लेकिन जो 4 एंटोनियम्स और 4 सिनोनियम्स है, ये मेरे आगे वर्ड्स रिपीट नहीं होते सर। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चा अगर वो 162 वर्ड्स करता है, लेकिन उसको अगर 4 और 5 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करे तो नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं, और वर्ड्स को ही जंबल करके कम से कम ये 162 वर्ड्स ही मोर देन 12,000 क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं सर। सब वो ठीक है, बट आपका ना अनअकैडमी क्लास में ऐसा होता होगा सर, जो आप पढ़ाओगे उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, पूछता है कोई? सर ये जो चीज होता है, बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर आप जो पढ़ाओगे वही आएगा। हाँ। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बेटा देखो हम पढ़ा रहे हैं वो आएगा, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट भी जरूर आएगा। लेकिन ये चीज ध्यान देना कि जो अभी इस टाइम पे जो आप मेंटल लेवल के साथ में हमारे क्लास में पढ़ रहे हो, क्या आप इसको कैरी फॉरवर्ड सेम लेवल पे कर पाओगे? क्योंकि एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है तो उसी क्लास में टॉपर भी निकलता है, उसी क्लास में फेल्योर भी निकलता है। टीचर नॉलेज डिलीवर दोनों को एक बराबर करता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो जिसकी ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग होती है, जो उस कंसेप्ट को यूटिलाइज करता है। तो हम भी यही बोलते हैं कि हम वोकैब करा रहे हैं। अब आपका काम है कि उस दिन, जैसे सपोज मैंने आज आपको 10 वर्ड्स करा दिए, तो आज 10 वर्ड जो भी अगर आप अपने फ्रेंड से बात भी करो, डिस्कस भी करो, इवन आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी अगर आ रहे हो और हमसे डाउट पूछ रहे हो, तो ट्राई टू यूज दोस 10 वर्ड्स। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आप समझो, अगर मान लो मैं आपके सामने एक वर्ड बोल रहा हूँ गो, आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो ना डेली लाइफ में, तो आपके दिमाग में एम्बेडेड हो रखा है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैंने वर्ड बोल दिया स्ट्रिंजेंट, घंटा नहीं समझ में आएगा आपको। अब स्ट्रिंजेंट का अगर आप कईयों को ये भी नहीं, शायद हो सकता है किसी को मतलब पता हो, हार्ड होता है, हार्श होता है, बट अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा एडजेक्टिव है एडवर्ब है, कहाँ पुट करोगे? आप तो एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे। और एनडीए का असल में एक खास बात देखिए, सीडीएस तो चलिए थोड़ा सा लेवल टफ होता है, एनडीए में तो ऑड वन आउट होकर भी ऑप्शन हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर। अगर आपको सिर्फ 2 वर्ड की मीनिंग बताना, आप समझ जाओगे ये करना है ये नहीं करना है। एग्जैक्टली ये चीज होता है बच्चों को। सर एक और बड़ा अच्छा मेथड आता है जो वोकैब के अंदर में जो फॉलो करता है, वो करता है कि सर अगर आपको वर्ड का मीनिंग अगर नहीं भी पता है, ठीक है, बट आप वहां पे रिजेक्शन मेथड यूज करो। मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चे जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा आंसर्स को सिलेक्ट करते हैं। सेम वो तरीका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति, बहुत बार आप लोग देखते हो, बहुत बार बचपन से भी देखा हुआ है आपने। वहां पे देखना जो भी विनर्स हैं, जो लैक्स करोड़ जो लेके जाते हैं, किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो उसका आंसर नहीं ढूंढते, वो हमेशा देखते हैं कि ये तो आंसर नहीं है एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल। तो रिजेक्शन मेथड जो है वो बहुत होता है सर, ये बात आपने सही की। बट अब मैं एक रिवर्स लेता हूँ, मैं मानता हूँ तुम्हें सेंटेंस ही समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंजेंट वर्ड बोला था भी मैंने, उसमें बताओ स्ट्रिंजेंट एटीट्यूड नेवर सॉल्व एनी पर्पस। ना तो आपको समझ में आए एंगर है, ना ही आपको समझ में आए हैप्पी मूड है, ये आपको कंफ्यूज करता है। और इसीलिए ही सर और मैं वर्ड्स कराते हैं। बट सर का 160 वर्ड्स कराना ये कमाल की बात होती है। आप समझ रही उसी वक्त आपको सिनोनिम पता लग गया, उसी वक्त एंटोनिम। एग्जैक्टली और उसके बाद में होता क्या चीज है कि मेरा एक और अप्रोच होता है कि मैं जब भी वर्ड और मीनिंग जब कराता हूँ, या एक वर्ड कराया उसके 4 एंटोनिम्स 4 सिनोनिम्स, तो उसके तुरंत बाद मेरे पास में 16 क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करने के लिए, जिसमें सेम कराए हुए वर्ड्स आपको 15 टाइम्स, क्योंकि एक वर्ड में वो क्वेश्चन बता, बाकी 15 टाइम्स ऑप्शंस होता है, एक ही वर्ड आपको 15 टाइम्स आपको रिपीट हो रहा होता है। जिससे क्या होता है कि अगर एक वर्ड मैंने कराया
उसके 16 क्वेश्चंस कराए, तो ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम तो कम से कम तो लगता ही है, 2 मिनट के 4-5 मिनट तक लग जाते हैं, और 4-5 मिनट तक वो वर्ड्स आपको रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आप उन वर्ड्स को ग्रास्प कर जाते हो। बिल्कुल, आप सोच के देखिए, आपको लग रहा होगा यार ये क्लास है, ये अनीश पारिक सर की क्लास कर लूँ मैं अभी, ये तो काफी काम खत्म हो जाएगा। बट यार अगेन सर ने पता है अभी शुरुआत में वर्ड्स क्या कहते हैं, यूज दैट वर्ड, क्योंकि मूवमेंट हमने क्लास में 3 बार 4 बार करा भी दिया, यू विल फॉरगेट, क्योंकि हमारे साथ यही है कि अगर वो वर्ड्स कभी यूज नहीं हो रहे, हमारे लिए पर्पस सॉल्व नहीं हुआ उसका, और आपके लिए बोरिंग बन जाएगा ये। सर बट एक बात बताओ, आपने तो कई वर्ड्स ऐसे आप रटवाते नहीं हो सर। होता क्या चीज है, देखिए मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा वर्ड्स को लेके मैं गाइड इस तरह से करता हूँ, जैसे कि हमारे पास में 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे डेंजरस वर्ड है, हमें पता है डेंजरस वर्ड है, और नॉर्मली बच्चों द सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये डेंजरस आपको पता है, एक बार लेवल आप इंप्रूव करो, अब डेंजरस को क्रिटिकल से आप रिप्लेस करो, अब नेक्स्ट टाइम आपको डेंजरस वर्ड यूज नहीं, क्योंकि वो तो अब सबको पता है, राइट। अब क्योंकि हम हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते हैं सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर साइकिल है और मेरे पास बाइक आई है, तो मैं बाइक को यूज करूंगा, ना कि साइकिल को करूंगा, और फिर अगर बाइक है उसके बाद मेरे पास में अगर कार आई है तो मैं कार को यूज करूंगा। ये वर्ड्स तो होंगे लेकिन ये मेरे स्टोर पड़े होंगे। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डेंजरस वर्ड है, डेंजरस से अगर आप क्रिटिकल वर्ड आता हो, क्रिटिकल से एक और लेवल वर्ड आप पैरिलस आप लेके आ जाओ। अब आपको क्या करना कि आगे अपने कन्वर्सेशन में पैरिलस वर्ड यूज करना है, क्योंकि मेरे पास अगर कार है तो मैं वो ड्राइव करूंगा, मैं साइकिल क्यों करूंगा, मैं सीधी सी बात है। कहने का मतलब वी हैव टू अपग्रेड आवर वोकैब्स आल्सो। बट बच्चे हमारे क्या होता है कि वोकैब लर्न करने के टाइम पे सर बड़े जेनरस हो जाते हैं। वो क्या होता है पैरिलस वर्ड यूज करेंगे, पढ़ लेंगे, मीनिंग पता होगा, लेकिन यूज कन्वर्सेशन में हमेशा डेंजरस ही करेंगे। हाँ ये यार इससे काम बनता नहीं है, इससे काम नहीं बनता, काम नहीं बनता। आप कितना भी कर लो, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एनडीए पढ़ा रहा हूँ, सीडीएस की एक ही वोकैब है, जो सर पढ़ा रहे हैं वो ऐसी सीजल में भी आएगी, वो आईएएस में भी आएगी, वो सीएपीएफ में भी आएगी। एग्जैक्टली एक बार की मेहनत है, आप ढंग से करो, आपको खुद में ही लेवल कॉन्फिडेंस लगेगा। यस और कभी कोई एग्जाम दिक्कत नहीं करेगा। इंग्लिश तो भाई ऐसा है कि तुम कोई भी पेपर दोगे आएगा ही आएगा। यस और मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं कि जैसे अगर आपका वोकैब अगर इंप्रूव हो गया, ये आपके ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या चीज है कि वहां पे आपकी लीडरशिप स्किल देखी जाती है। और लीडरशिप का मतलब क्या चीज है, आपने कोई स्टेटमेंट बोला, आपने कोई थॉट्स रखे, तो बाकियों ने उसके ऊपर में कोई काउंटर नहीं किया। अगर किसी ने काउंटर नहीं किया, दैट मींस यू हैव शोन योर लीडरशिप स्किल, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है उसके बीच में एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर आ गया। लेकिन उस लीडरशिप स्किल को शो करने के लिए आपके पास में एक वोकैब का भी एक अच्छा लेवल होना चाहिए। आप इडियम्स और फ्रेजेस को यूज कीजिए, एक वोकैब का लेवल है, क्योंकि कोई काउंटर करेगा तो उसके पास में भी सेम लेवल ऑफ वर्ड्स होने चाहिए नॉर्मली, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर किसी कोई अच्छे वोकैब वर्ड्स अगर कोई अपना स्टेटमेंट दे रहा है तो नॉर्मली बच्चे काउंटर नहीं करते। तो ये सारी चीजें एसएसबी में भी आगे किसी भी तरह के ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत काम आती है, बहुत काम आती है, बिल्कुल बहुत काम आती है। बट सर आपने एक बात नोटिस किया है, आपको भी अफसोस होता होगा कई बार, यार मैंने कराया था, ये करके नहीं आए। सिलेक्शन होते हैं कुछ बच्चों के, पर अफसोस ये होता है कि ज्यादा बच्चों का नहीं हुआ है, और उसमें अफसोस ये होता है कि मेरा ही कराया हुआ आया है पर फिर भी नहीं हुआ। सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सर देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चे भी हमारे साथ में बहुत जुड़े होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तो एक ऐसा है, और हम लोग तो सर बच्चों के साथ में इस तरह से जुड़े होते हैं कि बहुत बार 1-1, 2-2 बजे तक बच्चों के मैसेजेस आते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत बार। लेकिन हमें अच्छा लगता है। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है सर, यहाँ पे बच्चे सर पेपर को लेके बड़े इमोशनल हो जाते हैं सर। इमोशनल इन द सेंस हो गया, उनको पता है कि अगर शुभम सर से मैंने इंग्लिश पढ़ा है तो मैं 50 के 50 क्वेश्चन करके आऊंगा। अब उसको पता है कि सर ने मेरे लिए बहुत मेहनत दी है, सर ने दिन रात मेहनत लगाई है मेरे लिए, और मैं इस बार तो इंग्लिश में वो करूंगा। लेकिन अगर पेपर आ गया डिफिकल्ट, अब बच्चा क्या करता है, उसमें 35 तो क्वेश्चन कर दिया, लेकिन दिमाग में आ गया कि शुभम सर से पढ़ा हूं, 15 क्वेश्चन मेरे कम हो रहे हैं, मैं ज्यादा करूंगा। मैं वहां पे बच्चा क्या करता है कि हिट एंड ट्राई लेना चालू होता है, और वहां पे एक नेगेटिव मार्किंग है जो उसको इम्पैक्ट कर देती है। हमारे पास में याद है पेपर के बाद में बच्चों के कॉल आते हैं, जब रिजल्ट आता है, सर 2 नंबर से मेरिट आउट हो गया, इतने नंबर से हो गया। तो 2 नंबर एग्जैक्टली और 2 नंबर कम नहीं होते, 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग के होते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका सिंपल रूल है, चाहे मैं पढ़ाऊं, सर से पढ़े, आप किसी और से पढ़े, खुद से पढ़े, रूल नंबर 1 यही है कि आप तुक्का मत मारें। आप एलिमिनेट करके कम ऑप्शन करते जाएं, लास्ट में बचा है इस पे टिक करते हैं, दैट्स अ लॉजिकल, देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि वो सही ही होगा। बट कभी भी जी आपने अगर पहले एनडी दिया है तो आपको खुद भी एहसास होगा यार एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन का आंसर यूं छपा छपाया नहीं मिलता।
आपको कुछ तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा विद अ बैक नॉलेज और विद सम लॉजिक, अदरवाइज नहीं होगा। प्लीज डू नॉट पुट द तुक्का। हमने बहुत बच्चों के स्कोर सिर्फ इसलिए खोए हैं कि वो ऐसी तुक्का मार रहे हैं। सर ने भी खोए होंगे, मैंने भी खोए, ये एक बहुत बड़ा काम है। चलिए सर, 20 क्वेश्चन की बात हो गई सिनोनिम एंटोनिम्स, एक 10 बचा ईडियम फ्रेजेस। मुझे लगता है 10 ईडियम फ्रेज किसी को भी मतलब मुश्किल लगता होगा, बट ईडियम फ्रेज में कई लोग ना वो तुक्का लगाते हैं लॉजिक वाला। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अ कोल्ड ब्लड, ईडियम फ्रेज है, ठंडा खून। किसी को भी नहीं पता होगा कोल्ड ब्लड का मतलब सिंपल ये होता है कि भैया हम किसी का हमने मर्डर करा है विदाउट एनी इंटेंशन। एग्जैक्टली। अब ये कहाँ से निकालेगा बच्चा? और ये इसके सर क्या है, इसका कितना याद करने, कहाँ तक खत्म होंगे इसके? तो इडियम्स और फ्रेजेस मैं बोलता हूँ कि अगर एनडीए के लिए अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही आसान है इडियम्स और फ्रेजेस पे काम करना। अच्छा, वो मैं इसलिए बताता हूँ सर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वर्ड किया अ बुल इन द चाइना शॉप, राइट, इसका जो वो क्वेश्चन ही है ये अपने आप में ही एक आंसर बता रहा है अगर मैं थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करूंगा तो। अब इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में नहीं आते। अगर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की मैं बात करूं, अब बोन ऑफ कॉन्टेंशन, तो एनडीए में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये जो वर्ड है इसी से ही डायरेक्ट आंसर लिंक हो जाता है। बिल्कुल नहीं आते यार। बोन ऑफ कंटेंशन बचपन से ही पढ़ा होगा। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन वर्ड का ही मतलब है कि भैया झगड़ा हो रहा है यहाँ पर। एग्जैक्टली। अब मैं बच्चों को बोलता हूं कि बेटा अब देखो, अब आपको कौन से वर्ड करने हैं जिसका मीनिंग ही आप गैस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किक द बकेट। अब किक द बकेट अगर आ गया आपके पेपर में, तो अगर ऑप्शन में होगा टू शो एग्रेसिव एटीट्यूड, टू वेस्ट समथिंग प्रेशियस, आपका दिमाग इसके ऊपर में चला जाएगा। बट टू किक द बकेट का मतलब टू डाई, ये बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट आंसर निकल रहा है। एनडीए में ये आता है। और अगर इस तरह की अगर आप कोई भी वर्ड्स अगर पिक करोगे तो ज्यादा 70 और 80 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट जा रहा है, एंड दैट विल बी योर इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर एनडीए। बिल्कुल। अब जरा मैं बोलूं फेयर एंड स्क्वायर, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या है। द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या मीनिंग होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि ईडियम बोल नहीं रहे और यही आते हैं। ईडियम से वन थिंग कि आप सबसे आसानी से करते हो। तो मैं सिनोनिम एंटोनिम्स खुद मानता हूँ, खुद भी सर को भी दिक्कत हुई, मेरे को भी दिक्कत हुई कि हमें दिक्कत आती है। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप ना ट्रिक से भी पढ़ाते हो, मेलनकोली, आपको याद है? आपने ट्रिक बताई थी मेरे को, मुझे अभी भी याद है। क्या है ट्रिक का, क्या सिलसिला है कि रटना नहीं है, ट्रिक से याद करना है? सर ये ट्रिक जो होता है, मैं इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक आना कब से स्टार्ट हुआ। और मैं इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जी सर। मेरी डॉटर को मेरी मिसेस पढ़ा रही थी एक बार, और वो पढ़ा रही थी कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, और वो बार बार समझा रही थी और मेरी डॉटर अनुष्का उस चीज को बोल रही थी। तो मेरी मिसेस ने एक बार उसको बोला कि ओके नहीं याद हो रहा है, अब सुन, अरुणा के सर पे ईंट मार दिया। अच्छा। मेरी डॉटर ने सुना है, उसको बड़ा एक स्टेटमेंट ऐसा लगा, लेकिन वो स्टेटमेंट उसके दिमाग में बैठ गया। अब ये अरुणा के सर पे ईंट मार दिया, तो अरुणा फॉर अरुणाचल प्रदेश, ईंट फॉर ईटानगर, वहां पे क्या हुआ कि उसका पूरा लिंक हो गया। अब हम इस मेथड को बोलते हैं सर स्टोरी मेथड। जब मैंने इसके ऊपर में काम किया, अब उसमें क्या किया, मैंने एक वर्ड पिक किया, उस वर्ड से ही रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज ऑसिडियस, राइट? ऑसिडियस मीन्स हार्ड वर्किंग। तो मैंने जब पढ़ाया बच्चों को तो मैंने बोला ऑसिडियस वर्ड को, मैंने बोला कि ऑसिडियस ये वर्ड है, ऑसिडियस को ब्रेक करते हैं और इसको बोलते हैं आशा ने स्कोर किए 10। मतलब आशा एक लड़की है और उसने स्कोर किए 10 आउट ऑफ 10। तो सब 10 आउट ऑफ 10 अगर कोई ये स्कोर कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और गर्ल शी वुड बी? अ हार्ड वर्किंग। तो ऑसिडियस मींस हार्ड वर्किंग। सो दीस काइंड ऑफ ट्रिक्स दैट आई यूज फॉर वोकैबुलरी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होते। कई बच्चे होते हैं स्टोरी इतनी सारी हो जाएंगी, कंफ्यूज जाएंगे। नहीं, हम लोग करते ऐसे हैं कि उसमें जो लास्ट चीज होती है ना, उसका रिजल्टेंट होता है, वो उसका मीनिंग होता है। अभी मैं इतनी देर से आपके सामने एक वर्ड बोलता था, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट। जस्ट इमेजिन अ सिरिंज, वो आपके बम पे लग रही है, लगने के बाद आपका बम हार्ड हो गया, एंड दैट्स द आंसर ऑफ इट। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। आप अगर करोगे, हम आपके साथ हैं, आपका एग्जाम निकल जाएगा। इनफैक्ट आप, मैं और सर का दोनों बोलता हूँ, 20 में से आप 15 तो आराम से कर लोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली। और ये जो तरीका होता है, जो अप्रोच होता है सर, इसमें एक खास बात ये होती है, जैसे कि मैं मॉर्निंग में वोकैब की क्लासेस भी कराता हूँ, इसमें ये इतनी इंटरेस्टिंग वे में इन वोकैब को लर्न कराया जाता है सर कि वो भूल नहीं पाता उन वर्ड्स को। मतलब कि एक इस तरह से उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बनोजिक। बनोजिक मींस बोरिंग। तो मैंने बच्चों को रिलेट किया कि बनोजिक मींस बिना म्यूजिक के। तो सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग इन व्हिच यू कैन लिसन टू द म्यूजिक, व्हाट काइंड ऑफ योर ट्रैवल वुड बी? अ बोरिंग। तो बनोजिक मींस बोरिंग। सो दिस काइंड ऑफ ट्रिक दैट वी यूज, एंड बच्चों को याद रहता है सर। और मैं देखता हूं कि ये तो है, और बच्चे इन वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं। हाँ, ये बार बार हम रिपीट करें, प्लीज यूज इट। क्योंकि हमारी क्लास करने के बाद आप खाली उस वर्ड को याद करो, पर आपको पता है नाउन एडजेक्टिव वर्ब है क्या है, वो कुछ पता है आपको?
नहीं पता कहाँ प्लेस करना है वो, तो दिमाग से तो स्किप हो जाएगा। जब पता ही नहीं है उसको यूज करना है, मतलब आपके पास 10 का नोट है बट यूज नहीं कर सकते आप, बस 10 का नोट है, कुछ हो जाता है इससे, ऐसे नहीं काम चलेगा इसमें। बट सर बच्चों का ना दुख और दर्द यहाँ पर खत्म नहीं होता, दुख और दर्द सबसे ज्यादा उनको स्पॉटिंग एरर में सबसे ज्यादा दुख और दर्द है। क्या है ये सर, ग्रामर हमने करा दी, पॉइंट आउट भी कर दिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ये क्लॉज टेस्ट कर लेते हैं, बट ये नहीं होता इनसे, क्या चक्कर है सर, आपका क्या मानना है? स्पॉटिंग द एरर में होता क्या चीज़ है सर कि स्पॉटिंग द एरर एक ऐसा टॉपिक है, और जो भी हमने पहले भी देखा है सर, देखिए हम पहले भी पढ़ाते हैं और बहुत टाइम से हमारा चल रहा है, हमने देखा है कि अब जो पेपर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो रहा है सर। अगर मैं 10 साल पहले के अगर पेपर उठा के देखूं एनडीए का, तो उसमें कम से कम 70-80% जो वेटेज होता था वो पूरा का पूरा ग्रामर का होता था, और अब जो आ रहा है इसमें ऑलमोस्ट 70 और 80% लगभग वोकैब और आपके रीडिंग स्किल बेस्ड है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात भी है सर, ये बहुत अच्छी बात भी है। एग्जैक्टली क्योंकि सर ग्रामर जो है, ग्रामर तो रटा जा सकता था, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ग्रामर में एक बताता हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस का, तो मैंने बोला कि इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अब मैंने बच्चों को एक ट्रिक बता दिया कि बेटा इफ के बाद में 2 बार विल आया है तो इफ के साथ वाला विल उड़ा दो। तो ये तो कोई भी याद कर लेगा, लेकिन क्या उस लड़का एग्जैक्टली इंग्लिश का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो है क्या उसके पास, वो नहीं है। तो इसी वजह से हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुए, जो इंस्टीट्यूशंस थी उनके पास में जो कैंडिडेट्स उन्होंने हायर किए, चेक किया कि इंग्लिश का पेपर तो लिया लेकिन एग्जैक्टली उनको क्वालिटी नहीं मिल पाई जो कि उनको चाहिए थी, इस वजह से ये वोकैब ज्यादा आनी चालू हुई। लेकिन अभी भी बात वही है कि 10 क्वेश्चंस वोकैब उसके स्पॉटिंग द एरर के, ये अभी भी इंटेलेक्ट चेक कर रहे हैं, इसलिए हटा नहीं है। पढ़िए 50 क्वेश्चंस गलत, मतलब 50% क्वेश्चन गलत कर देते हैं स्पॉटिंग एरर के। सर एक क्वेश्चन इनके सामने करें, कैसा रहेगा? बिल्कुल सर। चलो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखो। अब एवरी पर्सन हु बिलीव इन प्रिंसिपल मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शन, नो एरर। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर भी लेंगे 90%, 99% लोग कहेंगे नो एरर। यस, अब मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं सर, तो यहाँ पे एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स, होता क्या चीज है कि सर जब भी सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे एक और बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अगर सेंटेंस अगर बड़ा है, वर्ड डिफिकल्ट है, बच्चे यहाँ पे चेक करेंगे कि यार इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कन्विक्शंस का मतलब क्या है। उसको ये पता होने चाहिए कि स्पॉटिंग द एरर में इस तरह के वर्ड्स इसलिए डाले हैं कि आपका टाइम इन वर्ड्स के मीनिंग आइडेंटिफाई करने में वेस्ट हो, राइट? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे बच्चों का एक मानना है कि कभी स्पॉटिंग द एरर जो होता है वहां पे वर्ड और मीनिंग से जो क्वेश्चंस होता है बहुत कम होते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, शायद ही कभी आ जाए गलती से। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमें कन्विक्शंस या प्रिंसिपल्स इसके मीनिंग पे हमें नहीं जाना है। हमें बस जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पहले मेकआउट करना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है। मैंने देखा एवरी है, एवरी मींस जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग पर्सन सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड बिलीव्स इज द वर्ब जो कि सिंगुलर है अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन, परफेक्ट है इन प्रिंसिपल्स। तो ये पार्ट मेरा निकल गया। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि जो सेंटेंस में जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर मैंने ये आइडेंटिफाई किया तो यहां से मेरे पास में एक कंसेप्ट आता है जो कि ग्रामर के 2-3 टॉपिक्स को टच करता है। एक करता है वर्ब को कि भाई अगर मेरा सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। फिर टच करता है प्रोनाउन को कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी उसके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, थोड़ा सिंपल भाषा में कर देते हैं। सर ने बहुत ज्यादा चीजें बताई हैं। एवरी पर्सन हु बिलीव्स, ठीक है ना। कई पहली बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरी के साथ यहाँ पर बिलीव्स क्यों आ रहा है, बिलीव आना चाहिए। पर आपको अगर आप सर की क्लास में आओगे तो पता लगेगा एवरी, एवरीवन ऐसे वर्ड सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। एग्जैक्टली तो ये हमको बेहद पता है। तो एवरी पर्सन हु बिलीव्स में बिलीव्स सही है यहाँ पर, तो हमारे पता लग रहा है कि ये ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं करते ना सर ना मैं। पढ़ने में कैसा लग रहा है, हमारा ये एटीट्यूड होता ही नहीं है। वी ब्रेक एवरी वर्ड की सर ने जो पढ़ाया है, हमारे टीचर ने भी जो पढ़ाता था कि ये यहाँ पर क्यों लगा है, व्हाई दिस वर्ड हैज केम ओवर हियर। सो हमने जब सर ने ऑप्शन ए को आपके सामने छलनी गया तो उसको तोड़ तोड़ के रखा कि देखो वर्ब आ रहा है, यहाँ नाउन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ग्रामर ढंग से करोगे, जो रूल बताए उन्हें करोगे। ठीक है सर, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो बता दीजिए, वरना फिर बी पार्ट पे चलते हैं। अब उसके बाद में होता क्या चीज है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक बच्चों के साथ में और बड़ी प्रॉब्लम होती है। ए पार्ट में ही मैं दोबारा ए पार्ट पे आता हूँ। यहाँ पे बिलीव्स है। अब बच्चा समझता है कि यार वर्ब के साथ एस और ईएस लग गया तो वह प्लूरल हो जाता है। हाँ बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। प्रॉब्लम आती है सर। हाँ सर, वर्ब बच्चे को लगता है कि नाउन के साथ एस और ईएस लगा दिया प्लूरल सेम विद द वर्ब, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है।
नाउन के साथ एस और एस लगा दो, प्लूरल वर्ब के साथ एस और एस लगा दो तो सिंगुलर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन अगर मैं इसका पोल कराऊं तो कम से कम 15-20% पोल ए पार्ट पे चला जाएगा, बहुत जाएगा। एक रीजन बनता है प्रिंसिपल का, कईयों को प्रिंसिपल की स्पेलिंग में भी कंफ्यूजन होगा। एग्जैक्टली। अब उसके बाद में बी पार्ट में आता है मस्ट। मस्ट जो है ये हमारा मोडाल्स है, और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो स्टैंड मेरा बिल्कुल सही है। अप टू द फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस, अब यहां पे आता है फॉर देयर कन्विक्शंस। अब मैं देयर वर्ड मैंने पिक कर लिया और मैंने ये प्रोनाउन है और मैंने चेक किया कि सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन है इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एवरी पर्सन विच इज सिंगुलर, तो यहां पे देयर की जगह पे हिज होना चाहिए। अब तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल ये हाजमा किसी को नहीं होगा, क्योंकि इनका मानना एवरी मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे को मतलब देयर आना चाहिए वहां पर। एग्जैक्टली। बड़ा भूल गए आपने बिलीव्स यूज किया था वहां पर, अभी सर ने पॉइंट आउट किया था 2 मिनट पहले कि वहां पर बिलीव्स है सिंगुलर वर्ब है, और देयर है देयर प्लूरल लोग बहुत सारे लोगों के लिए आता है, तो वहां पर आता है या तो हिज लगाओ या इट्स लगाओ फॉर द रेफरेंस से, इन दोनों में से एक होता। सो प्लीज अपना ये एटीट्यूड तोड़िए कि पढ़ने में कैसा लग रहा है। स्पॉटिंग एरर वरना होगा ही नहीं, आज भी मुसीबत है, कल भी मुसीबत है, हमेशा ही रहेगा। यस। और सर स्पॉटिंग द एरर की मैं बात बोलूं तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा पता क्या करता है, और मैंने भी देखा है सर कि जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में बाकी जगह पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है कि ग्रामर को बहुत एक्सपेंड कर दिया जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन पढ़ाया जाएगा तो टाइप्स ऑफ नाउन में ही कम से कम पूरा एक दिन निकाल देते हैं, जबकि टाइप्स ऑफ नाउन से रिलेटेड एनडीए में कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है सर। वहां पे नहीं आएगा कि ये ज्वेलरी है तो ज्वेलरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। लेकिन बच्चे को जब पढ़ाया जाता है बच्चा इस चीज के अंदर में और घुस जाता है, सर ज्वेलरी कैसे है, मैं तो मेरे पास में आप यकीन मानिए कि मैं जब भी क्लास लेता हूं तो मैं मनी वर्ड बताता हूं तो बच्चा मुझे बार बार बोलता है सर मनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है, मैं तो पैसे को छू सकता हूं मनी को। अब उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता, पूरी फिलॉसफी की मनी है क्या चीज। मनी इज अ सेंटीमेंट, आप जिसको टच करो इट्स अ करेंसी होगा या नोट होगा, इट नॉट अ मनी। मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाम दे दिया है उस चीज का। अब हमें उस चीज को 10 मिनट एक्सप्लेन करने में लग जाती है, लेकिन वो 10 मिनट क्या वो पेपर में आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर किसी भी टीचर से पढ़ो, आप मेरे से पढ़ो, सर से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, बुक से पढ़ो, ट्रस्टेड, किसी रीजन से हमने कुछ कहा होगा। हाँ ठीक है, आपके जो सवाल आते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्या, देखो हमें ना पीएचडी पे नहीं जाना, इसलिए हम बहुत डीप में नहीं जाते जानबूझ के, ना इस चैप्टर में अगर टाइम लग गया तो रिवीजन कब कराऊंगा इनको मैं, रिवीजन कब कराएंगे। और हमें थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन में अगर मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई करूं और ये मेरे दिमाग में रहे कि दीज वर्ड्स आर सिंगुलर एंड दीज वर्ड्स आर प्लूरल, 90% नाउन के क्वेश्चन मेरे यहीं से खत्म हो जाएंगे सर। मुझे बाकी नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम अगर मैं प्रोनाउन में, अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन अगर अच्छी तरह से पढ़ लेता हूं, 70% क्वेश्चन मेरे पर्सनल प्रोनाउन से बनेंगे। एडजेक्टिव में अगर मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करता हूं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टेंसेस की बात बोलूं तो टेंसेस में अगर बच्चा खाली परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कर दे, 10 में से 7 क्वेश्चन यहां से आएंगे। बिल्कुल, और यहीं से बनते हैं, क्योंकि यही एक पार्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और जहां कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वहां से क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल, देखो यूपीएससी ना वॉक इन पाथ है, ऐसा नहीं कर सकते चलो इसकी यूपीएससी की नई अप्रोच लेकर आते हैं, नहीं होगा, क्योंकि ये ना एक नैरो होता जा रहा है हिस्सा, और 200 300 400 लोग अंदर जा रहे हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट आइदर बुक और टीचर की ये लेकर जा रहा है तो ये सही लेके जा रहा है, इसको करते चले जाओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। दैट्स अ बिग पार्ट। सर मैं आपके बैचेस की बात करना चाहूंगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी करा था सर, मैं दोबारा बैचेस की बात करना चाहूंगा। आपके 2 बैचेस आ रहे हैं, एक वोकैब का, एक ग्रामर का, क्या है उनका, वो 45 डेज में कैसे खत्म करेंगे? सर देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा एक बैच आ रहा है फतेह, ये एनडीए टू द ये क्रैश कोर्स है, 45 डेज का है सर। इस बैच कोर्स में जो मेरा अप्रोच होगा, यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर है मैं वहां पे बात करूंगा एक टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नाउन कराया तो नाउन से रिलेटेड छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एक रूल, और उस रूल से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर उस रूल से रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो हमारा अप्रोच यहाँ पे इस तरह से होगा। हम डीप नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर में भी काम करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा अप्रोच इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। हर एक जगह हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कंसेप्ट की जो कि कंसाइज वे में हुआ, जो कि आपको बताएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रूल्स, और रूल्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, दैट अप्रोच वी विल फॉलो इन इंग्लिश ग्रामर।
अच्छा, 45 डेज का क्लास है, तो इसमें मेरा टारगेट है कि मैं इसमें 30 डेज में पूरा ग्रामर आपका खत्म कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है रूल के साथ जा रहे तो आराम से। लेकिन नेक्स्ट जो 15 डेज है वो नेक्स्ट 15 डेज कंप्लीट मॉक टेस्ट का होगा सर इसके अंदर में। और हमें पता है कि होता क्या चीज है कि सर एक कंसेप्ट जो होता है सिर्फ ओनली द 25% ऑफ पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। नेक्स्ट 25% पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन इज योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट 25% इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो जरूरी है। तो उस चीज के ऊपर में हम लोग हमेशा अप्रोच रखेंगे। रही बात उसके बाद में जो दूसरा जो बैच आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है 15 डेज इसमें हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, तो मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, जो नॉर्मल 50 क्वेश्चंस आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अब दूसरा एक और बैच आ रहा है सर मेरा 9 जुलाई को, और इस बैच के लिए बच्चों ने मुझे बहुत कमेंट किए सर। अभी भी जो क्लास में जाता हूँ तो बच्चे बार बार परेशान करते हैं कि सर आप बताइए कब स्टार्ट होगा। और मैंने बच्चों को ये तरह से बताया था कि मैं सुमन वार्ष्णेय सर के चैनल पे आऊंगा और वहां पे मैं अनाउंस करूंगा कि ये है कौन सा। ये है 162 वर्ड्स का सर। ये 9 जुलाई से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 162 वर्ड्स जो है फॉर एनडीए 2022। हाँ, बच्चे बोल रहे कि सर क्या पहले वाले से अलग होगा? पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वर्ड्स है उसको और हम रिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अप्रोच होगा। 162 वर्ड्स यहाँ पे, 162 अगेंस्ट इडियम्स और फ्रेजेस। तो ये हमारा अप्रोच होगा सेकंड बैच में सर। ये है, बट ये आखिरी मौका है, समझो मेरी बात। अगर ये मौका गया फिर सर कुछ नहीं कर सकते हैं एंडी। लास्ट के 10 दिन में पूछे कि सर इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दो, देयर इज नो वे। हम कोई मैजिशियन थोड़ी ना है कि एक असाइनमेंट दे दिया नंबर ऑफ वर्ड्स का और आप कर गए और हो गया। नहीं, ये कोई जादू थोड़ी ना। सर बहुत बार तो मेरे पास में पेपर से 2 दिन पहले आते हैं, बोलते हैं सर टॉप 20 वर्ड्स बता दो। मैं तो बोलता हूँ बेटा सारे वर्ड्स बताऊंगा, बस उस दिन शाम के 5 बजे जब पेपर होगा। ये पॉसिबल नहीं है यार, हम भगवान नहीं है। यूपीएससी, कई लोग तो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं भी यार। हम कई हद तक पहुंच गए हैं थोड़ा बहुत बताने में, क्योंकि हमने कई बार, आप कितने बार देते हो? 1 या 2 बार पेपर देते हो क्या आप? हम तो सालों से दिला रहे हैं ना, सालों से दिला रहे हैं। हमारे तो आसान है बात करना कि ये आएगा ये नहीं आएगा। हमें तो इस बात को हर बात पे शॉर्ट देनी होती है कि हर बार पेपर निकालना है हमको बैठ के। Exactly. सर बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे हम कंटेंट करा रहे हैं, न्यू बैच होगा तो उसको लगेगा कि अनिश सर के जो पुराने बैचेस हैं वहीं से ही हम लोग पढ़ लेते हैं, इस बैच में क्या होगा। लेकिन सर हम एजुकेटर्स दिन रात हम लगे होते हैं अपने कंटेंट को डेवलप करने में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर बार हम जब पेपर देखते हैं ना कुछ नया मिलता ही मिलता है। Exactly. और ये इस बार चलो 1-2 क्वेश्चन अगर ज्यादा आ गए तो अगली बार बच्चे तो लटक जाएंगे। और सर हम एजुकेटर्स का एक और अप्रोच होता है सर, आप भी हम लोग जब पढ़ाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि ये बच्चा है, इसका लेवल 80-90% है। हमें पता है कि वो बच्चा तो हमारा रिजल्ट तो देगा ही देगा, लेकिन जो बच्चा जो हमारा 30% 40% में बैठा है, हमें तो रिजल्ट उससे लेना है, क्योंकि उसकी भी एक्सपेक्टेशन हमारे साथ जुड़ी है। तो इसी वजह से हम हमेशा जो भी नोट्स हम कराते हैं उसके ऊपर में अच्छा खासा पिछले बैच से एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं, एक रिसर्च करते हैं और हम टारगेट करते हैं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए कि कोई बच्चे का लेवल अगर बहुत भी कम है तभी भी अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो बड़े इजीली उस लेवल तक पहुंच जाएगा। बस हाँ, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके लिए। ये बहुत तो हमारा वही मानना है कि सर 80-90% वाला रिजल्ट तो देगा ही, हमें तो रिजल्ट 30-40% वाले से भी लेना है सर। देखिए दैट्स फॉर श्योर मैं आपको बोल सकता हूँ इंग्लिश 45 डेज में हो सकती है। शर्त ये कि जो वॉक इन पाथ है आप उसको भी फॉलो करें तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा बहुत मुश्किल है कराना। आप खुद जाओगे 3 किताबें रैंड मार्टिन, पैरामाउंट, पता नहीं कौन कौन सी एसपी सिंह खरीदोगे आप, और फिर वहाँ सोचोगे अच्छा ये करूँगा यहाँ से करूँगा, ऐसा नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास सर। और प्रॉब्लम एक और होती है सर कि जैसे बच्चों को हमने बोल दिया कि एसवी बख्शी पढ़ लो या वर्ड पावर मेड इजी पढ़ लो, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ने के लिए भी आपकी वोकैब अच्छी चाहिए। हाँ, ये नॉर्मल 12th क्लास का बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, नॉर्मली नहीं पढ़ पाता सर। उसकी एक स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए भी आपके पास में बेसिक वोकैब होनी चाहिए। अब आप सोच रहे कि वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहे हो, आपके वोकैब इंप्रूव हो, लेकिन भाई वो भी पहले आपका प्रीवियस वोकैब चेक करेगा कि आप किस लेवल में, तभी जाके वो वर्ड समझ में आएंगे। एंड वर्ड पावर मेड इजी अच्छी किताब है, नो डाउट, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, बट यार टाइम नहीं है। और कई वर्ड्स उसके ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आते, जैसे डॉक्टर्स के वर्ड्स हैं, ऑर्थोपेडिक और ये आपके डर्मेटोलॉजी, सारे वर्ड्स वहां पर उसमें यूज करें, कभी नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि सुनाने में होते ही नहीं है इनके। यस सर, तो वो आना ही नहीं है। That's great, sir. Thank you for your great words. I hope now there is a great insight how to do with the English part, sir. Thank you so much, sir. My pleasure, sir. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Take care. Jai Hind. Okay. मैं उनको रोज बेचता हूँ,
मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।